जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जिसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसका जो PDF है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है और tan A बराबर √3 दिया है, तो हमें क्या बताना है, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा दो क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो समझिएगा बोला क्या है, बोला यह है कि त्रिभुज ABC में, बात यहाँ पे हो रहा है त्रिभुज ABC का, और त्रिभुज ABC में B पे समकोण है, यानी यहाँ पे हम लेते हैं A, यह वाला हो गया B और यह क्या है C। हमें B पे क्या बनाना था, समकोण, यानी कि 90 डिग्री हमें B पे ही लेना है। ठीक है, आगे देखिए बोला है tan A बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि A का मान कितना होगा, क्योंकि tan कितने डिग्री का मान होता है, √3। √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर √3, है ना। तो A का मान यहाँ से क्लियर हो गया कि A का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बोलोगे सर यह बात समझ में नहीं आया, भाई tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 का ना। तो A का मतलब एंगल जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब एक चीज हमें अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यह वाला अगर 90 है तो बाकी का दो मिला के 90 होगा। तो अगर यह 60 है तो यह वाला जो एंगल है, एंगल C, यह कितना डिग्री हो जाएगा, यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया एंगल A और एंगल C का मान। एंगल B तो पहले से ही आपका 90 डिग्री दे रखा है। समकोण त्रिभुज से पहले भी पीछे के सेट में भी आप क्वेश्चन किए थे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है और बाकी का जो दो एंगल होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी उन दोनों का सम आपका 90 डिग्री। तो अगर यह वाला 60 है तो दूसरा आपका 30 होगा ही। आगे चलिए, हमें क्या बताना है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यह आपका एक फॉर्मूला है और इसके लिए हम लिख सकते हैं साइन A प्लस C। क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस C। तो इस क्वेश्चन में हमें साइन A प्लस C का मान निकालना है। ध्यान से समझिएगा, क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यह आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, साइन A प्लस C का। तो यह क्या हो जाएगा, साइन A प्लस C। अब आप बताइए कि A कितना है, A है 60 डिग्री और C कितना है, C है 30 डिग्री। तो A प्लस C कितना होगा, साइन A प्लस C, तो A के जगह 60, C के जगह 30, 60 और 30 कितना 90, और साइन 90 का मान बता दीजिए क्या होता है, 1। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी विकल्प A जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि साइन A प्लस B, ठीक है, तो साइन A प्लस B बराबर क्या होता है, यहाँ पे जान लीजिए, साइन A प्लस B बराबर होता है साइन A इंटू कॉस B, ठीक है, और प्लस कॉस A इंटू साइन B। कॉस A इंटू क्या होता है, कॉस A इंटू साइन B होता है। बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मूला पे हमने डिस्कशन किया है और वहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताया होगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि किस तरीके से इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। साइन A प्लस B बराबर क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। देखिए साइन कितना फेयर बंटवारा किया है, A अपने पास रखा, B कॉस को दिया, तो अगला बार A कॉस को दिया और B अपने पास रखा, और प्लस है तो प्लस। अगर हम आपसे कहे कि साइन A माइनस B का मान क्या हो जाएगा, तो बस बीच का चिन्ह आप बदल दीजिए, यानी साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B रहेगा, यहाँ पे प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही कॉस A इंटू साइन B। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम आपसे कहे कि कॉस A प्लस B का मान बता दीजिए क्या होगा, तो अगर कॉस A प्लस B का मान निकालना होगा तो देखिए मामला कॉस का है तो हम लिखेंगे कॉस A इंटू कॉस B। कॉस A और B दोनों अपने पास रखता है, A भी और B भी, और चिन्ह भी उल्टा, यहाँ प्लस है तो माइनस, और अगली बार A और B दोनों किसको देगा, साइन को। तो साइन A इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन A इंटू साइन B हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि कॉस A प्लस B का मान कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। देखिए चिन्ह भी उल्टा है, यहाँ प्लस वाले में क्या है, माइनस, जबकि साइन वाले में, प्लस वाले में बीच में क्या रहता है, प्लस। और इसी तरह से कॉस A माइनस B का मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम, बस बीच का चिन्ह बदल दीजिएगा, माइनस के जगह प्लस, यानी कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। तो यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या बोला है,
यहाँ बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और tan ए का मान √3। तो आप बताइए कि tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। आप बोलोगे tan 30 डिग्री का, तो एंगल ए क्लियर हो गया 30 डिग्री। तो अगर ए 30 डिग्री है, आप बताइए कि अगर ए 30 डिग्री है और बी 90 डिग्री है तो सी कितना होगा 60 डिग्री। हमें फिर से क्या बताना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी क्या होगा, साइन ए प्लस सी। तो फिर से साइन ए प्लस सी का मान निकालना है। साइन ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ 30 है और सी का मान 60। 30 और 60 कितना हो जाएगा 90। साइन 90 का मान कितना होगा 1। आपके क्वेश्चन का यह वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से आकृति के माध्यम से समझे थे, यहाँ पे अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में बी समकोण हो गया तो बी 90। अब बी अगर 90 है तो बाकी का ए और सी मिला करके 90 होगा। तो यहाँ tan ए का मान 1/√3। तो tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का। तो एंगल ए क्लियर हो गया 30, यानी कि एंगल बी जो होगा, एंगल सी जो होगा वह 60 होगा, बी तो 90 है। तो ए 30 सी 60। अब यहाँ पे यह क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए प्लस सी और ए का मान 60, सी का मान 30, 60 30 90, साइन 90 का मान कितना 1। यह आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ए है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ए है। तो हमें क्या बताना है, कॉसेक थीटा का मान। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है आपको। सबसे पहली चीज कि जब भी क्वेश्चन ऐसे मिले, ए प्लस बी का मान मान लीजिए दे दिया जाए 8 और ए माइनस बी का मान यहाँ पे दे दिया जाए 2 और आपसे ए का मान पूछा जाए। ए क्या है, जो दोनों जगह प्लस में है, तो ए का मान निकालना होगा ना। तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिएगा, यानी 8 + 2/2 करना है। 10/2 कितना हो जाएगा 5। डायरेक्ट तरीका है। और बी का मान निकालना है। बी कौन है, जो एक जगह माइनस में आपको दिखेगा। बी का मान निकालना होगा तो इस दोनों को घटा के, यानी ए प्लस बी के मान में से माइनस बी के मान को घटा करके और तब 2 से भाग करते हैं। ठीक है, 8 - 2 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर कभी x + y और x - y का मान दे दे और x का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। y का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग। पहली चीज। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है आपका कॉसेक थीटा, गौर से देखिएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है, इसका वैल्यू है आपका a। हमें क्या बताना है, कॉसेक थीटा का मान। तो देखिए एक चीज पता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के मान का उल्टा होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के मान का उल्टा। तो अगर यह वाला a है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए यह a स्क्वायर है, यह b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं हम, a + b यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इंटू क्या लिख सकते हैं, इंटू लिख सकते हैं a - b यानी कि कॉसेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं = 1। अब सोचिए अगर इसका मान निकालना होगा तो इसको बराबर के उस तरफ ले जाइए। बराबर के उस तरफ ले जाइएगा तो यह क्या हो जाएगा 1/। इसका मतलब क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कॉसेक माइनस कॉट थीटा के मान का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे इसका मान अगर x है तो इसका मान 1/x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और अगर इसका मान x है तो इसका मान 1/x हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान अगर a है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 1/a होगा। क्लियर। अब यहाँ से बताइए आप अभी क्या बताए थे कि अगर a - b और a + b दोनों का मान दे रखा हो, क्या दे रखा हो, a - b और a + b दोनों का मान आपको पता हो, और तब a का मान यानी जो दोनों जगह प्लस में है उसका मान पूछा जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कॉसेक थीटा का मान पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। 2 से भाग करने का मतलब 1/2 से गुना। तो दोनों को जोड़ करके, तो जोड़िए क्या होगा, एक तो मान a है और दूसरा मान आपका 1/a है। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। भाई 4 में हमें 2 से भाग कर देना है या 1/2 से गुना करना है, सेम ही रिजल्ट आएगा ना। तो यही चीज हम लोग किए हैं, दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग, यानी 1/2 × a + 1/a। विकल्प ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से हर टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइल्सों से पक्का किया जाना है। यहाँ पे बोला यह गया है कि एक फर्श है, ठीक है, जिसका लंबाई कितना मीटर है,
जिसका लंबाई है 16 मीटर, इसका लंबाई आपका 16 मीटर है और चौड़ाई कितना मीटर है, चौड़ाई है 12 मीटर। अब बोला इसमें क्या करना है, इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है, इस प्रकार का जो है इसमें टाइल्स लगाना है। हमें यह बताना है इस क्वेश्चन में, क्या बताना है कि कम से कम टाइल्स का उपयोग किया जाना है। तो कम से कम टाइल्स, अगर हम आपसे पूछे कि किसी कमरे में कम से कम कितना टाइल्स लगेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप टाइल्स का साइज हमें बता दो कि हम अधिक से अधिक कितना बड़ा टाइल्स लगा दें, क्योंकि जितना बड़ा से बड़ा साइज का आप टाइल्स लगाइएगा कमरे में उतना उतना कम से कम संख्या लगेगा, और जितना छोटा छोटा से छोटा साइज का टाइल्स लगाइएगा उतना ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या बताना है कि कम से कम कितना टाइल्स उपयोग किया जा सकता है, यानी कि हमें क्या करना है, बड़े से बड़े साइज का टाइल्स लेना है। तो प्रत्येक वर्ग टाइल्स की लंबाई बताइए। तो आप सोचिए कि लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर, इसको पूरी तरीके से ढकना है, तो अधिक से अधिक किस साइज का हम ले सकते हैं, इस दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या आप सोच लीजिए। तो 16 और 12 दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या क्या है, 4 है, यानी 4 मीटर साइज का अगर आप टाइल्स इसमें लगाते हैं तो कम से कम टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो जब भी सवाल ऐसा आए कि कम से कम कितना, तो हमें क्या करना है, हमें करना है जो आपका लंबाई और चौड़ाई फर्श का दिया जाए, जहाँ पे हमें टाइल्स लगाना है उसका निकाल लीजिएगा SCF। यानी हम 4 मीटर लंबाई, 4 मीटर साइज का, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों वर्ग है तब तो लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होगा, तो 4 मीटर भुजा वाले इसमें टाइल्स लगा सकते हैं। अब क्या पूछा है, प्रत्येक वर्ग टाइल्स की लंबाई क्या होगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर। लेकिन यह पूछा गया होता कि टाइल्सों की संख्या बताइए कितना होगा। तो देखिए जिस जगह पे टाइल्स लगाना है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो लंबाई 16, चौड़ाई कितना 12, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल बताइए। तो टाइल्स वर्गाकार है जिसका भुजा 4 है, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 4 गुने 4 होगा। इसे क्या निकलेगा, टाइल्स का क्षेत्रफल 4 से काटी, 4 चौके 16 कट गया, क्या बच गया 12, यानी कि टाइल्सों का संख्या आपका 12 हो गया। टाइल्स का संख्या कितना हो गया 12। लेकिन हमें क्या बताना है कि टाइल्स का साइज हमें बताना है, प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स का लंबाई बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, x का वैल्यू है 7 + 4√3। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पे √x + 1/√x का मान। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, अगर आपके पास x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है 7 + 4√3, यही है ना, क्या है 7 + 4√3। तो अगर √x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम रूट कर देंगे। जो x का मान है उसी के ऊपर अगर हम रूट लगा देंगे तो यही क्या हो जाएगा, यही √x का मान हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहे कि x का मान 4 है तो √x का मान बताइए, तो √x का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए √x के जगह 4 लगा दिए, 4 रख दिए, कितना आ गया 2 आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि x का मान पता है, √x का मान निकालना है तो दोनों तरफ रूट लगा दिए, और वैसे भी बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 7 को अपने जगह रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे इसको ऐसे तोड़िए ना कि यह 2 के फॉर्म में टूटे, यानी 8 है तो 2 गुने 4, 6 है तो 2 गुने 3, 12 है तो 2 गुने 6, यानी 2 के रूप में ही तोड़ना है। तो 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। अब करना यह है कि 1 2 को यहाँ पे रखना है, और 1 2 जो बच गया, और यानी 1 2 तो यहाँ पे रखना है, और इसके अलावा जो वैल्यू आपका बच जाता है उसको हम लोग ले जाते हैं रूट के भीतर। तो 1 2 के बदले तो यहाँ 2 लिख दिए, और इस 2 को रूट के भीतर ले जाइए। तो 2 जब भी रूट के भीतर जाएगा स्क्वायर होकर के जाएगा, तो 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, फिर से देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि 2 को अगर हम रूट के भीतर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह आपका √4 होगा ना। कोई भी नंबर जब रूट के भीतर जाता है तो स्क्वायर होकर के, √36 का मान अगर आप 6 लिख सकते हैं तो 6 को रूट के फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा, √36 लिखना होगा। तो 2 के रूट के भीतर ले जाएंगे तो 4 और 4 तिया 12। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके लिए यह चीज़ लिख सकते हैं, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो लगा दीजिए। अब गौर से समझिएगा, रूट लगा होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। और जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन मिले, ऐसा व्यंजक मिले, तो ऐसे व्यंजक का रूट करने का तरीका है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे व्यंजक के वर्गमूल करने का तरीका है कि सबसे पहले आप यह चेक करो कि छोटका रूट के बाहर में 2 है कि नहीं। तो देखिए यानी भीतर वाले रूट के बाहर में 2 है कि नहीं, तो है तो हम क्या करेंगे कि इस बार मतलब हमें ऐसा नंबर सोचना होगा जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ऐसा नंबर है 4 और 3। तो बड़ा वैल्यू को पहले लिखिएगा और छोटा वैल्यू को बाद में। समझिए, इसका रूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें ऐसा दो नंबर चुनना पड़ेगा जिसको गुना करने पर 12 जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ऐसा नंबर है 4 और 3। तो दोनों को लिख दिए, बड़ा पहले छोटा बाद में। और चूंकि आप रूट किए हैं इसलिए दोनों का क्या करना है, दोनों के ऊपर रूट लगा देना है। बीच में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे आप बताइए कि रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2। तो 2 लिखिए, 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 किसका मान आ गया, रूट एक्स का। क्लियर। अब रूट एक्स का मान अगर इतना है तो 1/√x का मान क्या हो जाएगा। गौर से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिर्फ इसके बीच का चिन्ह बदल देते हैं तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं तो आप इसका परिमेयकरण करके चेक कर लीजिएगा, है ना। इसके परिमेयकरण में यह सब कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया गया है। फिलहाल आप सिर्फ इसके बीच का चिन्ह बदलिए। देखिए रूट एक्स का वैल्यू 2 प्लस रूट 3, तो 1/√x का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। बस बीच का चिन्ह आपको इसका बदल देना है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या निकाले हैं आप, 2 प्लस रूट 3 निकाले हैं। 1/x का मान क्या निकाले हैं, 2 माइनस रूट 3 निकाले हैं। इन दोनों को हमें प्लस कर देना है, प्लस कर लीजिए। देखिए कोई वैल्यू कट रहा है, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया, 2 और 2 कितना बचा, 4। तो x प्लस 1/x, दरअसल x नहीं है यहाँ पे, रूट x प्लस 1/√x का मान निकालना है। रूट एक्स का मान इतना था, 1/√x का मान इतना था, इसको प्लस करना था। क्या आंसर आ जाएगा, 4। ठीक है, विकल्प डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। x प्लस 1/x का मान है रूट 29। कितना है आपका, x प्लस 1/x का मान है रूट 29। और हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है x माइनस 1/x का। तो जब प्लस के रूप में वैल्यू दे और माइनस के रूप में पूछे तो हमें क्या करना है, इस नंबर का कर लेना है रूट। तो रूट 29 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 29। और माइनस वाला लाना है ना, तो माइनस कर लेंगे 4 और फिर से इसका कर लेंगे रूट। यही आपका आंसर हो जाएगा। 29 माइनस 4 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। रिपीट करें अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। अलजेब्रिक ट्रिक जहाँ पे बताया गया है कि x प्लस 1/x का मान देकर के x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान क्या होगा, वहाँ पे यह चीज़ आपको बताया जाता है। समझ लीजिए यहाँ, जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान आपका दे दिया a, और आपसे क्या पूछा जाए, x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जो x प्लस 1/x का मान है उसका करना है एक बार स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर करना है, और माइनस कर लेना है 4 और फिर लगा देना है अंडर रूट। ठीक है, जो भी इसका वैल्यू होगा उसके स्क्वायर में से 4 घटा के रूट करना है। तो रूट 29 है, स्क्वायर करिए 29, 4 घटाइए 25, वर्गमूल करिए 5। देख के आप आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, x माइनस 1/x का मान ही दे दे a, और आपसे पूछे x प्लस 1/x का मान, तो प्लस वाला पूछा है ना, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए, प्लस 4 करिए इस बार, और रूट है तो हम क्या करेंगे, रूट। इतना करिएगा, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, आंसर आपको टिक करना है। कब, जब यह कॉन्सेप्ट पता होगा, यह ट्रिक आपको पता होगा। नहीं तो बेसिक से इन क्वेश्चंस को आप बनाते हुए रह जाइएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला 15 भुजा वाले एक बहुभुज के हमें क्या बताना है, विकर्णों की संख्या बताना है। 15 भुजा है, जब भी विकर्ण का संख्या निकालना हो, गौर से समझिएगा, विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3/2। किसी भी पॉलीगन के, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज किसको बोलते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा बंद समतलाकृति, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, 10 भुज, 12 भुज, 20 भुज, जो भी समतलाकृति है इस तरह का सब आपका कहलाता है बहुभुज। अब बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना होगा तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज करिएगा, n इंटू n माइनस 3/2। जहाँ पे n के स्थान पर क्या रखना है, n के स्थान पर भुजाओं की संख्या रखना है, नंबर ऑफ साइड्स। n के स्थान पर क्या लेना है आपको, भुजाओं की संख्या। जैसे यहाँ देखिए भुजाओं की संख्या कितना है, 15, तो n के जगह रखिए 15 इंटू इधर क्या हो जाएगा, n माइनस 3, 15 में से 3 माइनस करिए 12 और बट्टा में हो जाएगा 2। सोल्व करिए, 2 छक्के 12, 15 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 6 हो गया 90। यानी विकर्णों का संख्या आपका हो जाएगा 90। तो जब भी विकर्ण निकालना होगा फॉर्मूला यही लगाना है, n इंटू n माइनस 3/2। अगर सभी अंतःकोणों का योग निकालना पड़े तो फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग, जैसे मान लीजिए त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना है। त्रिभुज में भुजाओं का संख्या कितना होता है, 3, तो n के जगह 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 2 1, 1 गुणे 180, 180। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है।
चतुर्भुज अगर लेते हैं, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग पता करते हैं, तो चतुर्भुज में भुजाओं का संख्या होता है 4, तो इनके जगह रखिए 4, 4 माइनस 2, 2, 2 गुणे 180, 360। किसी भी चतुर्भुज के, चाहे किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसके सभी अंतः कोणों का योग 360। पंचभुज होगा तो इनके जगह 5, 5 माइनस 2, 3, 3 गुणे 180, 180 यानी कि 540 डिग्री होगा पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। और अगर सभी बाहरी कोणों का योग निकालना होगा, आकृति चाहे जो भी हो, वह कितना होता है 360 डिग्री। तो पॉलीगन टॉपिक के अंदर बस यही 3 फॉर्मूला है, किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम पॉलीगन एक बना लिए, सबसे छोटा पॉलीगन मान लेते हैं, त्रिभुज ही बना लिए, तो इसके सभी अंतः कोणों का योग मतलब यह तीनों, इसका योग पूछ रहा है, तो इसका योग कितना हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। देख लीजिए n के जगह 3 डाल के 180 आता है। अगर सभी बाहरी कोणों का योग देखिए, यह वाला कोण क्या कहलाएगा, बाहरी कोण, यह वाला बाहरी कोण, यह वाला बाहरी कोण, इसका योग कितना हो जाएगा, इस तीनों को जोड़िएगा 360 हो जाएगा। चतुर्भुज आप बना के देख लीजिए, सभी बाहरी कोणों का योग अगर आपको निकालना पड़ जाए ना, ठीक है, सभी बाहरी कोणों का योग अगर यहाँ भी आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो आकृति चाहे जो भी हो, उसके सभी बाहरी कोणों का योग 360, सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और उसके भुजाओं विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। एक वृत्त के अंदर, जैसे मान लीजिए कि यह अगर कोई सर्किल है, तो इसके भीतर एक समबाहु त्रिभुज है। पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, वृत्त के अंदर आपका एक समबाहु त्रिभुज है, और इसके भुजा का लंबाई कितना है, इस समबाहु त्रिभुज के भुजा का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज अंतः निर्मित है, कहाँ, वृत्त के अंदर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। एक चीज गौर से देखिएगा, आप एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था हम लोग कर दिए कि वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बना लिए। अब समबाहु त्रिभुज के हिसाब से देखिए कि समबाहु त्रिभुज के बाहर में वृत्त है कि अंदर में, तो आप बोलोगे कि समबाहु त्रिभुज के बाहर में वृत्त है। तो समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या को अगर निकालना होगा तो आपको करना है a/√3। अगर कोई ऐसा वृत्त है जो समबाहु त्रिभुज के बाहर है, उसकी त्रिज्या होगा a/√3। और अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जो कोई ऐसा वृत्त है जो समबाहु त्रिभुज के अंदर है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। मेंसुरेशन तो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, गौर से देखिए। क्वेश्चन के भाषा के अनुसार हम फिगर बना लिए, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, तो वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के रिस्पेक्ट में क्या है, समबाहु त्रिभुज का यह परिवृत्त हो गया। और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। क्या है यह, परिवृत्त, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, है ना, उसको हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल आर से। और कैसे निकलेगा, a/√3। ए का मतलब समबाहु त्रिभुज का भुजा जो कि 12 है, 12 में आप √3 से भाग करिए। क्या 12 में √3 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल भाग कर सकते हैं। इससे भाग करिएगा 4√3 बार में कट जाएगा, क्योंकि देखिए 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 12 के लिए आप लिख सकते हैं 4 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, 4 गुना √3 गुना √3, √3 में √3 से गुना करिएगा, 3 3 चौके 12, नीचे में √3 है, इससे यह कट गया, क्या बचा 4√3। अब हमारे पास देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज के बाहरी वृत्त का त्रिज्या पता हो गया 4√3। हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो भाई वृत्त का त्रिज्या पता है 4√3, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाए, वृत्त का त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यही तो होता है। तो पाई के जगह पाई रहने दीजिए, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही है, और r², तो r के जगह 4√3, 4√3 का स्क्वायर करिए। आप बताइए 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 48 पाई हो जाएगा ना, 48 गुने पाई यानी 48 पाई। आंसर विकल्प ए। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 पाई आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ बोला है जब एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81, और जब तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तब हमें क्या बताना है, तब हमें इस क्वेश्चन में बताना है उस अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। गौर से देखिएगा, जब भी हम किसी तार को अलग अलग आकार में मोड़ते हैं उसके लंबाई में तो कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा तार है इस तरीके का, यह 18 मीटर है, ठीक है, कोई भी इसका लंबाई ले लिया 18 मीटर।
अब इसको मोड़ करके अगर हम इस तरीके से बना दें तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका लंबाई जो भी है इतना ही रहेगा, लंबाई में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, हम इसको मोड़ रहे हैं। अगर हम इसी तार को मोड़ करके सर्किल बना देंगे फिर भी इसके लंबाई में कोई अंतर नहीं आएगा। तो गौर से समझिए, अगर त्रिभुज है तो चारों ओर का लंबाई क्या होगा, परिधि। वृत्त है तो चारों ओर का लंबाई क्या होगा, परिधि होगा। तो जब भी किसी तार को अलग अलग आकार में मोड़ा जाता है उस केस में उसका परिमिति यानी परिमाप क्या होता है, समान होता है। तो एक तार वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल 81। तो आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल अगर 81 है, वर्ग का क्षेत्रफल 81 है तो भुजा कितना होगा वर्ग का, √81। भाई वर्ग का क्षेत्रफल 81 है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अगर क्षेत्रफल 81 है तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा 9 हो जाएगा, सीधे सीधे आप कह सकते हैं। अब वर्ग का भुजा 9 होगा तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, भुजा का 4 गुना। परिमाप तो यही होगा भुजा का 4 गुना। तो यह हो गया वर्ग का परिमाप। अभी जो वर्ग का परिमाप है वह अर्धवृत्त के परिमाप के बराबर होगा। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r। क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। और यह आपस में क्या होगा, बराबर। किसके बराबर, क्योंकि एक वर्ग को जो है वह अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया है, इस वजह से अर्धवृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 81 तो वर्ग का भुजा हो जाएगा 9। भुजा अगर 9 है तो परिमाप 9 × 4 36 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, दोनों जगह r है, r हम कॉमन ले लिए, r कॉमन ले लिए तो अब हमारे पास क्या बचा, पाई का मतलब 22/7 और प्लस इधर से r कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पे 2 और बराबर इधर 9 × 4 यानी कि 36 है। r को अपने जगह रहने दीजिए, इसको कैलकुलेट करिए, 7 दूना 14 और 22 कितना हो जाएगा 36, 36/7 होगा यहाँ पे = 36। इससे यह गया आपका, बच गया इधर r बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा 7। तो त्रिज्या यहाँ से 7 निकल गया, अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना 7। अब बताइए कि अर्धवृत्त का त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे पाई की जगह 22/7 लिखिए, r² यानी 7 है तो r के जगह 7 × 7, बाई क्या हो जाएगा 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 बार में, 11 × 7 = 77। यही आपका क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दो ऑप्शन में 77 दे दिया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 77। एक ऑप्शन कुछ और रहा होगा, 77 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चलिए। बोला एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, एक घन के सबसे लंबा विकर्ण बोले एक ही बात है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 × भुजा। क्या होता है घन का विकर्ण, दिया कितना है 10 √3। घन का विकर्ण कितना होता है √3 × a, √3 से √3 कैंसिल, a का मान कितना हो गया 10 यानी घन की भुजा 10। हमें क्या बताना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन में क्या होता है 6 पृष्ठ और सभी पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो 6a² हो जाएगा। तो 6 × a के जगह कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 × 6 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला ध्यान रखना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। घन का अगर हम विकर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा √3 × a हो जाएगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा तो फिर आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। किसी घन के प्रत्येक किनारे का लंबाई यानी भुजा का लंबाई 2.6। हमें क्या बताना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 2.6, तो 2.6 का स्क्वायर × 6 कर लीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करिए इसको। 6 × 26 का स्क्वायर 676 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग डालेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 1 अंक के बाद दशमलव स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव। क्या है 6 × भुजा स्क्वायर, तो भुजा इतना है, इसके स्क्वायर में 6 से गुना करेंगे तभी तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। 6 से गुना कर लीजिए, 6 × 6 36, 6 हासिल 3 से 7 छक्के 42, 3 45, 5 हासिल 4, 36 और 4 40, 40.56। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 40.56 विकल्प बी। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला है। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यहाँ पे क्या किया गया है, 3 अलग अलग घन को सटा कर रखा गया है। देखिए घन इस तरीके से होता है आपका, देख लीजिए इस प्रकार से आपका घन है ना।
और बोला यह गया है कि 3 अलग अलग घन को एक साथ सटा के रखा गया है। तो इस प्रकार का जो आकृति है उसको अगर हम सटा करके रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा क्यूब है, घन है, घन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो लूडो आप खेलते हैं, तो उसको अगर सटा सटा के हम इस तरीके से रखते हैं तो क्या होगा, जब इसको सटा करके रखेंगे 3 घन, तो इसका जो लंबाई होगा ना वह तिगुना हो जाएगा। तो लंबाई 5 है तो लंबाई 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन चौड़ाई कितना रह जाएगा, चौड़ाई इसका अभी भी 5 रहेगा, और ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई अभी भी इसका 5 होगा। समझिएगा बातों को ध्यान से। जब आप 3 घन को, घन है तो उसका सभी साइज बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, लेकिन जब 3 घन को सटा के रखिएगा तो क्या होगा, लंबाई तिगुना हो जाएगा। तो लंबाई भुजा 5 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 15, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। अब जो बन गया है वह बन गया है घनाभ, क्योंकि तीनों भुजा का माप अब बराबर नहीं है। अब पूछा क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात यहाँ क्यूब का हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम बात करें घनाभ का, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, यानी LB + BH + LH, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले 2 लिखिए, इंटू LB 15 × 5 75 + BH 5 × 5 25 और प्लस LH, 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75। कैलकुलेट कर लीजिए, 75 25 100, 100 175, 2 × 175, 2 × 175 कितना हो जाएगा, 350। यही आपका आंसर हो जाएगा। मीटर में होगा तो वर्ग मीटर आंसर, चूंकि क्षेत्रफल है, और सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। क्लियर। तो जो भी सवाल आपका होता है ना मेंसुरेशन का, फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला पता होगा आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए स्टैटिक्स का है, हमें क्या बताना है, इसका वेरिएंस बताना है, यानी विचरण। विचरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग प्रसरण भी बोलते हैं। देखिएगा सबसे शॉर्ट तरीका क्या है प्रसरण निकालने का, देखते रहिएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर का माध्य आप निकालिए। क्या निकालना है, माध्य यानी मीन, औसत भी इसको कह सकते हैं। तो माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को जोड़िए, 6 7 13 5 18 9 27 12 39 15 54। आंकड़ों का योग कितना हो गया, 54, और बट्टा आंकड़ों का संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो बट्टा 6, 54 बट्टा 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पहला काम क्या है आपका, इसका निकाल लीजिए औसत या फिर माध्य, जो भी समझ है एक ही है। प्रसरण निकालना होगा या मानक विचलन, दोनों का तरीका क्या है, पहले इसका औसत निकाल लीजिए। अब क्या करना है, अब इस 9 में से सभी नंबर को घटाते चलिए और उसका स्क्वायर करिएगा। तो 9 में से 6 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस आगे देखिए 9 में से 7 घटाइए 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 9 में से 5 घटाइए 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 9 में से 9 घटाइए 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, प्लस 9 में से 12 घटाइए -3, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9। यहाँ सब वैल्यू प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। 9 में से 15 घटाइए -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और बट्टा में जितना नंबर है उतना लिखिए, 6 नंबर है तो 6 लिख दीजिए। इसी को कैलकुलेट करिए, यही क्या हो जाएगा, यही आपका विचरण हो जाएगा, या इसको प्रसरण बोलिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। सोल्व करिए, 9 4 13, 13 और 16 29, 29 और 9 38, 38 और 36 कितना हो जाएगा, 74। तो 74 बट्टा 6, 2 से अगर काटते हैं तो यह हो जाएगा 37, और यह हो जाएगा आपका 3। तो 37 बट्टा 3 यही आपका क्या होगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 बट्टा 3। समझ पा रहे होंगे क्या किया गया, औसत निकाला गया, और औसत के बाद विचरण या प्रसरण कैसे निकाला गया। हमें क्या करना है, माध्य में से सभी नंबर को बारी बारी से घटा के स्क्वायर करना है। 9 में से 6 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 7 घटाइए 2, 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से, और सबको जोड़ करके जितना नंबर है उतना से भाग। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे है आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मानक विचलन जो होता है ना, मानक विचलन, यह आपका रूट अंडर प्रसरण होता है। क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण होता है। प्रसरण अगर आप निकाल लिए ना, या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बस उसका रूट कर लीजिए। अच्छा, इस मॉड के फॉर्म में होता है, मतलब यह नेगेटिव नहीं होता है। मानक विचलन क्या नहीं होता है, नेगेटिव। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो मानक विचलन, माध्यमादिका, इस तरह से सब डाटा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मानक विचलन कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि इसको करते हैं रूट अंडर प्रसरण, और करने के बाद मॉड कर देते हैं, यानी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं।
तो मानक विचलन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रसरण। और प्रसरण अभी कैसे निकाले थे? देखिए प्रसरण हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इन आंकड़ों का माध्य निकालिए, प्रसरण अगर निकालना है। माध्य निकालने का तरीका, सबको जोड़ करके जितना नंबर है उससे भाग। तो 3 4 7 5 12 6 18 7 18 7 18 7 25 और 25/3 2 5, 25/5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे निकाल लिए हैं माध्य। अब क्या करना है? माध्य में से सभी नंबर को घटाइए। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 में से 4 घटाइए 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 में से 5 घटाइए 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 5 में से 6 घटाइए -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 में 7 घटाइए -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बट्टा कितना नंबर है? 5 नंबर, तो बट्टा में 5 रहेगा। 4 1 5, 1 6 4 10, 10/5 कितना आ गया? 2, 2 क्या है आपका? 2 है आपका प्रसरण। और चाहिए क्या यहाँ पे? हमें चाहिए इस बार मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। मानक विचलन हमें यहाँ पे निकालना है, जो कि क्या होता है? अंडर रूट प्रसरण के बराबर होता है। देखिए यह सब कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है आपको, बस ध्यान रखना है। प्रसरण कितना है? 2, 2 का वर्गमूल करिए, यही आपका आंसर यानी √2। विकल्प सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रसरण निकाल लिए तो फिर मानक विचलन आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा, और फिर क्या बोला है? यहाँ पे कुछ नहीं है, डाटा ध्यान दें। फिर बोला अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ बताइए। अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा, गौर से समझिएगा। अंकित मूल्य के 3/4 में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अंकित मूल्य को हम MRP से डिनोट करते हैं। अगर अंकित मूल्य 4 है तो खरीद लिया कितना में? खरीद लिया 3 में। क्लियर? अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा, 3 में खरीदा कब? जब कीमत 4 था, जब भी ऐसे लिखा हमने। अंकित मूल्य के 4/5 में खरीदा, यानी 4 में खरीदा जब अंकित मूल्य कितना था? 5 था। अब एक बात बताइए, इस पे थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान नहीं लग रहा है, तो हम इसमें भी 100 से गुना और इसमें भी 100 से गुना कर सकते, ऊपर नीचे दोनों जगह, कोई अंतर नहीं आएगा। फिर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा ना, फिर से 3/4, यानी अंकित मूल्य हमारा 400 और क्रय मूल्य कितना हो गया? 300, बस यही अंतर आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? और अंकित मूल्य से 15% अधिक में बेच दिया, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बताइए। अंकित मूल्य से 15% अधिक, तो 400 है अंकित मूल्य, इससे 15% अधिक में यानी इसके 115% में बेच दिया। यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा फटाफट से, 00 से 00 के प्रतिशत का मतलब नीचे में 00, तो इससे यह कैंसिल हो गया। 115 चौक के 400 कितना होगा? 460 हो जाएगा। तो वस्तु को बेचा 460 में, खरीदा 300 में। आप बता दीजिए कि प्रतिशत यहाँ पे लाभ क्या होगा? तो देखिए 300 का सामान 460 में बिक रहा है, 160 का लाभ होगा कितना पे? बट्टा में हमेशा हम लोग क्रय मूल्य लिखते हैं, 300 पे, प्रतिशत के लिए गुना कर लेंगे 100 से। 00 से 00 कैंसिल, 160/3, तो 3 से भाग करिए, क्या हो जाएगा? 3 पंचे 15, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, ऊपर लिख दीजिए 53 सही 1/3%, यही आंसर हो जाएगा। 53 सही 1/3%, विकल्प सी जो है वह आपका सही आंसर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। बोला है एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपये में खरीदा, इसकी कीमत में 20% वृद्धि करता है और बेचते समय 25% का छूट देता है, तो वास्तविक लाभ बताइए। हम इसको इस प्राइस पे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, गौर से समझिएगा। हमें एक चीज़ पता है ना, कीमत 20% बढ़ा दिया, तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। ध्यान से समझिए, मान लिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। अब इसका कीमत जो है 20% बढ़ा दिया, तो अब कीमत कितना हो जाएगा? अब कीमत हो जाएगा 120 रुपया। ध्यान रखिएगा, हमें इस पे सोचना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हम क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया, लागत मूल्य किया क्या है? वस्तु का कीमत जो है 20% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और बेचते समय 25% का छूट। अब इस पे 25% का छूट का मतलब कि इसके 75% में ही वस्तु को बेच लिया, तो देख लीजिए कितना में बेचा। काटिए इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 4 से अगर हम इसको काटेंगे 30 चौके 120, 30 गुने 3 90। कितना में बेच दिया? 90 में। सामान कितना में खरीदा था? 100 में। बेच दिया कितना में? 90 में। 100 का सामान 90 में बेचा है, यानी क्या हो जाएगा? 10% का नुकसान हो जाएगा। सीधे बता सकते हैं, 100 का सामान 100 से जितना ज़्यादा में बेचेगा उतना % का लाभ, और जितना कम में बेचेगा उतना % का हानि। सीधी सीधी बात है। आगे बढ़िए। बोला सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, यानी कि रियल नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? सभी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जो भी संख्या है ना, सब क्या होता है? सब वास्तविक संख्या होता है।
पूर्णांक किसको बोलते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो पूर्णांक बोलते हैं जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर है ना इस तरह का, तो सबको मिला करके जो नंबर बनता है उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। काल्पनिक, इसको समझिएगा, रूट के भीतर वैसा नंबर जो नेगेटिव चिन्ह के साथ आए यही आपका कहलाता है काल्पनिक। इसके बाद दुनिया में जो भी संख्या बच गया, रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ अगर कोई नंबर आता है तो वह कहलाता है काल्पनिक। इसके अलावा जो भी संख्या बच गया वह वास्तविक, तो अपरिमेय संख्या भी क्या होगा, वास्तविक होगा। अपरिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। पूर्णांक क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, जो आपका जो नंबर -1 -2 यानी जो पूरा पूरा नंबर होता है, -1 -2 -3 0, इन सभी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। 1/2 1/3 रूट के भीतर कोई नंबर आए इसको हम लोग पूर्णांक नहीं बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या जैसी प्राकृत संख्या के परिवार में, जैसे एक से लेकर के कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, इसमें 0 को शामिल करते हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्या आपका बन जाता है। तो इसको भी गौर से देखिए, क्या अपरिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे पाई आपका अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि पाई का मान 3.14 और डॉट 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 इस तरीके से होता है। आप बोलोगे पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 एक अनुमानित मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का दरअसल मान कितना होता है, 3.14। और इसको आप इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करिए। पॉइंट हटाने का क्या तरीका होता है, जितने अंक के बाद दशमलव बट्टा में उतना 100 लिखते हैं। तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यह अपरिमेय हो जाएगा। रूट के भीतर कोई वैसा नंबर जैसे √7 वैसा नंबर लिखिए जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यह सब क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी जिसको भी आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या, बाकी जो भी बचा सबका सब क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे कहें 0 क्या है, 0 आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के लिए लिख सकते हैं 0/1। किसी भी नंबर के बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 0/1 0 ही हो जाएगा, 0/2 0 ही हो जाएगा। तो 0 भी क्या है आपका परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। हम आपसे पूछे 9 क्या है, 9 भी आपका परिमेय संख्या है। √9 क्या है, √9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। √16 क्या है आपका, √16 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 का वैल्यू क्या होगा, 4। लेकिन √17 क्या हो जाएगा, √17 आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमें यहाँ बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या जो है, सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमारा आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या। क्लियर, चलिए। तो यह आपका अंतिम क्वेश्चन था, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।